हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर लेके आते रहते हैं। तो आज आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं। 5 चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। ये आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, किन किन रियासतों को इसके बीच में शामिल किया गया था, कितने ठिकाने थे, क्या इसकी पूरी बातें हैं, वो सारी की सारी आज हम देखने वाले हैं। तो 1946 से यहाँ स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में कुछ जनजातीय आंदोलन हुए थे, जिससे कि पता लग रहा था कि राजस्थान का एकीकरण होना तय है। तो जो राजस्थान था उसके बीच में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। उसके बाद में सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन के अंदर 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। उसके बाद में जो हमारे संविधान वेता एम मुंशी हैं, जिन्होंने हमारे संवैधानिक सलाहकार भी रहे हैं, उनको नियुक्त किया गया। उनकी सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन 23 मई 1947 को उदयपुर में बुलाया और उसमें राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों को यूनियन नहीं बनाया तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। इसके बीच में ये कहा गया था कि अगर अपनों यूनियन नहीं बनाई तो क्या होगा कि अपनी रियासतें धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, पर इसका अंतिम रूप से लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहाँ के दीवान सर वीटी कृष्णामाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया और रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस और विषय संघ को सौंप दिया जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहे। तो इसके बीच में क्या किया गया था कि कुछ हाईकोर्ट से, उच्च शिक्षा से और पुलिस वाले जो विषय संघ थे क्षेत्र, वहाँ से लोगों को उस संघ के अंदर जोड़ा जाए ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके और उन्हें उसके बारे में नॉलेज भी होती है। और अगर कोई समस्या होती है तो उसका दूसरा लिया है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। उसके बाद में होता है मत्स्य संघ का निर्माण। तो इसके बीच में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। अलवर वाला जो क्षेत्र था और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी, तो वहाँ पे भी दंगे होना शुरू हो गए। उसके अलावा 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खर्रे को दिल्ली में जेरबंद किया गया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से इतनी उत्पन्न स्थिति भयानक हो गई कि वहाँ पे निर्णय में यह पहुंचा कि भारत का जो प्रशासन है या वहाँ का जो प्रशासन है, अलवर वाला और भरतपुर वाला, वहाँ का प्रशासन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में निकम्मा साबित हुआ। इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहाँ के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के हाथों में सौंप दिया। तो ये आप क्षेत्र दे सकते हैं। यह मत्स्य संघ का जो कि पहला चरण था, जिसके बीच में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी, तो इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, जिसके जो मंत्री थे वो थे NB गौडगिल। 17 मार्च 1948 को किया। संघ के राजप्रमुख कौन थे? महाराजा धौलपुर और उप राजप्रमुख महाराजा करौली बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभा राम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। तो इसके बीच में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। एक तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, वहाँ का जो राज प्रमुख था, किस किस जिले को बनाया गया और यह कब बना। 17 मार्च 1948 को बना और इसके जो भारत सरकार के मंत्री थे वो कौन थे। ठीक है। उसके बाद में होता है राजस्थान संघ का निर्माण। कब होता है? 3 मार्च 1948 को इसका निर्माण होता है। इसके बीच में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही
आया, मतलब कि मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो इसके बीच में शामिल न हुआ राजस्थान संघ के अंदर। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में है ये हो गया राजस्थान संघ का निर्माण। उसके बाद में मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय कब होता है, तो 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। तो ये भी चाहते थे कि हमें भी जो राजस्थान है उसके बीच में शामिल कर लिया जाए, राजस्थान संघ के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो उन्होंने रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीव्यूपर्स नहीं दिया। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीव्यूपर्स की मांग की गई थी। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीव्यूपर्स और 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता, मतलब कि उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, पर उन्होंने ज़्यादा मांग की तो उन्होंने फिर उनको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दी, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी, मतलब कि जितनी इनको हमने कह सकते हैं कि योग्यता दी थी या इतने हमने इनको पैसे दिए थे वो किसी और भी रियासत को नहीं दिए थे। उसके बाद में कोटा में राजस्थान संघ का राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। उसके बाद में महाराव कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एन वी घोड़गिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधि देने का आग्रह किया। वर्मा ने राजप्रमुख को सुझाव मानने से इनकार कर दिया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू ने संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंच गए। वहां पर संयुक्त राज्य राजस्थान का भी उद्घाटन कर दिया गया। उसके बाद में पंडित नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ ही वर्मा जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद में आता है वृहद राजस्थान का निर्माण, जो कि 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग हो चुकी थी, जिसके बीच में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थी। उसके बाद में ये पृथक पृथक अस्तित्व रख सकती थी। उसके बाद में किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। तो ये रियासतें जो थी ये थार के विशाल रेगिस्तान कांग थी, जिसको भी जो अभी उनकी रियासतों के साथ शामिल नहीं थी, इनको भी वृहद राजस्थान में शामिल करना चाहता था। तो दिसंबर 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहद राजस्थान के निर्माण के विचार विनिमय शुरू कर दिया, मतलब कि उसके बारे में विचार विनिमय करने लगे कि हम इनको हमारे राजस्थान के अंदर किस तरह से मिलाए, वो बातें करने लगे। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा की घोषणा की, जिसके बीच में सभी राजा महाराजा आए जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के थे। 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाएगा। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति, जिसका नाम था पी सत्यनारायण समिति, का नियुक्त किया गया और इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, क्योंकि सबसे बड़ा नगर का महत्व रखते हुए इसीलिए, और वहाँ पे सारे के सारे कार्यालय स्थापित थे। बड़ा नगर होने के कारण वहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। तो वहाँ पे ही हाई कोर्ट जोधपुर में था, शिक्षा विभाग बीकानेर में था, खनिज और कस्टम एक्सरसाइज विभाग उदयपुर में, सहकारी विभाग कोटा व कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय किया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया और हीरा लाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था, जबकि
जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई थी। अब ये आपके सामने चरण है, नाम है, रियासतें जो शामिल हुई थी और उसकी तरीका, ये आपको 100% याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर के अंदर ये पूछी जाती है। उसके बाद में देख सकते हैं कि इन रियासतों का कब कब विलय हुआ उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। उसके बाद में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ 15 मई 1949 को, राजस्थान में उनको मिला दिया गया था पहले वालियों को। उसके बाद में सिरोही का जो क्षेत्र था उसको भी इसके बीच में मिला दिया गया। जो आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र था उसको अभी मिलाया नहीं गया था, आबू और देलवाड़ा वाले क्षेत्र को बाद में मिलाया गया। तो इसके बीच में लिखा हुआ है 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। उसके बाद में इसके बीच में क्षेत्र लिखा हुआ है, जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में मिला दिया गया और 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। उसके बाद में अजमेर का विलय किया गया। सन 1952 के आम चुनावों के बाद वहाँ हरिबाबू उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण किया है, वहाँ पे बन चुका था और 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र भी इसके बीच में मिला दिया गया और इस प्रकार राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण होगी। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखें और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके जुड़ें। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जस्ट कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं मैटर, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7, लास्ट चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखी है सीरीज़ तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जाकर जरूर देखें। तो जो आज के हमारे जो टॉपिक है इसके बीच में क्या बताया गया कि जितने भी हमारे महान योद्धा हुए हैं या हम कह सकते हैं जिन्होंने शहीदी प्राप्त की है या जो ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान की धरती के ऊपर युद्ध किए हैं और इसके अलावा जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, वो सारों के बातें इस चैप्टर के अंदर की गई है। तो इसके बीच में अनूठी शौर्य परंपरा रहने का कारण यही है क्योंकि ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी साधारण नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे महल बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई है और वीरों की बहुत ही ज़्यादा गाथाएँ लिखी गई हैं, जिसके कारण इसे शौर्य परंपरा भी कहा जाता है राजस्थान को। उसके अलावा जेम्स टोड ने इन शब्दों में उभारा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि ना हो। थर्मोपल्ली वो युद्ध है जो कि हमारा जो महाराणा प्रताप का और अकबर का युद्ध हुआ था, ठीक है, उस युद्ध के बारे में बात की जा रही है कि इतना महान घमासान युद्ध हुआ था जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। शायद ही कोई ऐसा नगर ना मिले जहाँ लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीर पुरुष पैदा हुए हैं, इसीलिए राजस्थान की जो धरती है उसे महान वीरों की धरती के बारे में कहा जाता है। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। मतलब कि राजस्थान की आम जनता भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा जोश भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो चेतक का बलिदान आपको याद होगा, चेतक घोड़े का नाम है, महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे हकीम खां सूरी, उनकी वीरता भी देखी होगी और भामाशाह की स्वामी भक्ति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जेम्स टोड ने लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। तो इसमें राजस्थान के गौरवशाली परंपरा के बारे में बताया गया कि किस तरह से राजस्थान के अंदर वीर गाथाओं की कहानियाँ रही है और किस तरह राजस्थान के लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया है। तो इसके अलावा इसमें 1857 की क्रांति के बारे में भी बताया गया कि 1857 की क्रांति जन आंदोलन थी, जो कि आपको पता होगा जन आंदोलन के बाद ही 1857 की क्रांति होने के बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है। उसके बारे में भी इसके बीच में बातें की गई हैं कि यहाँ पे महत्वपूर्ण विद्रोह रहा था, ठीक है। उसके अलावा स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता रही है। मतलब कि आज़ादी के बाद भी यहाँ पे शौर्य लोगों के अंदर ख़त्म नहीं हुआ है, शौर्य परंपरा फिर भी रही है। मतलब कि महान जो विद्वान
रहे हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने तन मन और धन से पूरे राष्ट्र की रक्षा की है। उनको बहुत सारे ही सम्मानों के साथ या पुरस्कारों के साथ उनका अभिवादन किया गया है या उन्हें इनाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। मतलब कि क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च शौर्य का प्रदर्शन करता है सैन्य में, सेना के अंदर सर्वोच्च प्रदर्शन करता है, तो उसको परमवीर चक्र उपाधि प्रदान की जाती है। तो राजस्थान के शहीद मेजर पेरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इनका हम कह सकते हैं कि इनकी डेथ के बाद इन्हें दिया गया है परमवीर चक्र। तो सबसे पहले हैं शहीद मेजर पेरू सिंह शेखावत। तो इनके जीवन के बारे में बताया गया और 1948 की गर्मियों में कश्मीर के अंदर इन पे हमला हो गया था। दुश्मनों ने पहाड़ियों पे हमला कर दिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमला होने के बाद ये घायल हो गए थे, इनके ऊपर बम आ गिरा था। तो बम गिरने के कारण ये 18 जुलाई 1948 को ये शहीद हो गए और उसके बाद में इनकी वीरता और बलिदान के लिए इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। उसके बाद में शहीद मेजर शैतान सिंह, तो इनके साथ क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। 1961-62 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था और भारत में न्यूनतम साधनों के उपरांत भी यह लड़ाई लड़ी गई और 1 दिसंबर 1924 को ये जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और 1962 के युद्ध के अंदर इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा ही हौसला दिखाया था। इन्होंने घायल होने के उपरांत भी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया और सैनिकों ने 1000 से अधिक चीन सैनिकों को भी मार दिया था। किंतु संघर्ष में मेजर शैतान सिंह जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए और इस संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए थे और तो भी मशीन गन को अपने पैरों से बांधकर इन्होंने शत्रुओं को दबोच दिया या शत्रुओं को हरा दिया था। उसके बाद में राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। तो ये दूसरा वीर हम कह सकते हैं पुरस्कार दिया जाता है, जो किसे दिया गया है, सूबेदार चूनाराम फगड़िया को। तो राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फगड़िया को 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वीरता का परिचय देने के लिए मिला था। इनका जन्म 1923 में सीकर में हुआ था। 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपुताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई। पर क्या हुआ कि वहाँ पे ग्रेनेड फेंक दिया था, किंतु चूनाराम उससे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया, पर वो क्या हुए, घायल हो गए थे और जिसके कारण उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। उसके बाद में इन्हें क्या किया, भारत सरकार ने महावीर चक्र प्रदान किया। शहीद सैनिक ढोकल सिंह, इन्हें भी महावीर चक्र प्रदान किया गया। किस तरह से प्रदान किया गया उनकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि परमवीर चक्र किसे मिला है, महावीर चक्र किसे मिला है, उनके नाम पता होना चाहिए। जैसे कि कर्नल उदय सिंह बाटी, लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह और इसके अलावा नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल। वैसे तो इनकी जो जीवनियाँ वो पढ़ने का कोई इतना ज़्यादा मेन फोकस नहीं है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन देखे जाते हैं वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद में आता है राजस्थान के अशोक चक्र विजेता। तो अशोक चक्र है वो परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद अन्य उच्च शौर्य अलंकरण अशोक चक्र है, जो कि कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मिला। उसके बाद में राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशेष सेवा मेडल वीर सेनानियों को मिले हुए हैं, जिसके बीच में कुछ बंदों के नाम है तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये जो भी चक्र दिए जाते हैं ये सैन्य के अंदर ही दिए जाते हैं, क्योंकि सैन्य की जो उपाधियां उसको संविधान के अंदर भी सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा और सैन्य के अंदर जो भी उपाधियां दी जाती है वो सर्वोच्च मानी गई हैं और उसको संविधान में उल्लेख भी किया गया। तो पुलवामा हमले के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है, वहाँ पे अटैक हो गया था। वहाँ पे 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग से सुरक्षाकर्मी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षाकर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया। तो वहाँ पे आतंकी हमला हो गया था, जिसके बीच में
40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे और करीब 35 घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली और हमलावर का नाम काकापोरा राजस्थान के हेमराज काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास का बताया गया। मतलब कि पाकिस्तान ने वो हमला किया था, इसके बारे में भी पता लग गया था। तो उसके बीच में कई लोग शहीद हो गए थे। और इसके अलावा आपने इसका नाम सुना होगा इस व्यक्ति का, जिसका नाम है कमांडर अभिनंदन। तो अभिनंदन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। पहले वो जो वायुयान था वो वहाँ पाकिस्तान वाले साइड में चला गया था, बाद में मोदी जी ने उन्हें वापस भेजने के लिए पाकिस्तान को कहा, तो पाकिस्तान वालों ने उन्हें वापस लौटा दिया था। उसके बाद में राजस्थान के कुछ शहीद व्यक्ति हैं, ये आप देख सकते हैं। तो पुलवामा अटैक के अंदर इनकी शहीदी हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में ये जैसे लिखा गया, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से किसने किया, तो जैसे कि आपको पता है कर्नल जेम्स थे, उन्होंने किया। परमवीर चक्र से अलंकृत जो 2 वीर हैं उनके नाम बताने हैं। राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र, तो जितने भी चक्र प्रदान किए गए हैं, परमवीर चक्र हुआ, महावीर चक्र हुआ और एक और चक्र है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, अशोक चक्र हुआ। तो जो भी चक्र हैं वो किसको मिली हैं वो भी आपको बताना चाहिए, किस किन सैनिकों को मिले हैं। पुलवामा अटैक कब किया गया था, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार मिला है, परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, परमवीर चक्र सेना के लिए प्रदान किया जाता है, पीरू सिंह शेखावत के बारे में। तो इनके बाद में 2-3 बातें आपको बतानी चाहिए, ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।